ठीक है। आप सभी लोगों का नमस्कार, स्वागत है। आप लोग हिंदी भाषा और साहित्य के विद्यार्थी हैं। भाषा और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं गद्य खंड। गद्य खंड में हम लोग कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग तब तक कहानी को एक बार अपने अपने रजिस्टर में रिवाइज करेंगे जब तक मैं उसकी भूमिका शुरू से पढ़ रहा हूँ। तो हम लोग कहानी के बारे में चर्चा करते समय ये जानते हैं कि कहानी को आख्यायिका कहते हैं। कहा आज हम जिन प्रश्नों पर विचार करने जा रहे हैं वो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, मुख्य रूप से कहानी को कितने भागों में बांटा जाता है, प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख कहानियों के प्रमुख चरित्र क्या क्या हैं, इन पर हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे। तो साहित्य के इतिहास खंड में खंड ख के रूप में हम गद्य खंड को जानते हैं। और गद्य खंड का जो आविर्भाव है, जिस तरह तू बोलता है जब उस तरह तू लिख, जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं जब हम उसी भाषा में साहित्य की रचना करने लगते हैं तो हम उसे साहित्य में गद्य कहते हैं। गद्य का उद्भव आदिकाल मध्यकाल में बहुत कम था, लेकिन आधुनिक काल की विधा के रूप में, क्योंकि आधुनिक काल में जो तर्क और चिंतन की प्रधानता जब हो जाती है तो जो हमारी भाषा संवेदना है वो मूल रूप से गद्यात्मक हो जाती है। हम अपनी बात तर्क के रूप में रखते हैं, चिंतन के रूप में रखते हैं। अब हम पहले की तरह काव्य को गाते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। तो आज ये गद्य खंड में हम लोग कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल गद्य खंड नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध और अन्य गद्य विधाओं के ये 5-6 प्रतिरूप हैं इसके, जिसमें कहानी विधा का जो आविर्भाव होता है वो प्राचीन समय से होता है। प्राचीन समय में गद्य को कहानी के रूप में जब हम देखते हैं तो वहां पे आख्यायिका, गल्प कहा जाता है। कुछ लोग इसे गल्प कहते हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह जो है कहानी को क्या कहते हैं, कहा। देखो, कहानी के दो मुख्य रूप से भाग कहे जा सकते हैं, एक है कहना, एक है लिखी हुई कहानी को पढ़ना। कहन और सुनन, दो तरह की कहानियों की चर्चा हमें करनी चाहिए, कहन की कहानी और सुनन की कहानी। कुछ कहानियां हम लोग सुनते हैं और कुछ कहानियां हम लोग पढ़ते हैं। तो कहन की परंपरा तो कहानी में आप अपने मम्मी से, दादी से कहीं न कहीं आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो आधुनिक कहानी है वो इससे अलग है। आधुनिक कहानी के बारे में जो बात आती है, भारत में कहानी की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसे हम पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाओं से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जब हम हिंदी कहानी के विकास की बात कर रहे होते हैं तब हमारा आशय उस कहानीपन से होना चाहिए और यथार्थ परकता से होना चाहिए जो आज के कहानी का अनिवार्य लक्षण है। तो अक्सर हम कहानी के लिए कल्पनाशीलता का सहारा लेते हैं, उसमें कथानक, पात्र और घटनाओं की बुनावट उसी के अनुरूप आकार ग्रहण करती चली जाती है। नाटकीयता के साथ नैतिक संदेशों को संप्रेषित करते हुए कथा का अंत किया जाता है। इसी क्रम में एडगर एलन पो कहते हैं कि कहानी वह छोटी आख्यात्मक रचना है जिसे हम एक बैठक में पढ़ा जा सके या पाठक पर एक समन्वित प्रभाव आपके सामने प्रस्तुत कर सके। जबकि प्रेमचंद ने कहानी को अलग तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोदशा का प्रदर्शन लेखक करना चाहता है। उसका उद्देश्य रहता है उस मनोदशा का वर्णन, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसके कथा विन्यास, उसके भावों को पुष्ट करते रहना। यही प्रेमचंद कहानी इसी को मानते हैं। लेकिन दरअसल हम कहानी को यहाँ से नहीं देखते हैं। हम कहानी को देखते हैं कि वो आगे कहते हैं कि कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे के द्वारा अपने माधुर्य का समन्वय रूप से दृष्टिगोचर होता है। अर्थात सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार कोई मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी की विकास यात्रा की प्रारंभिक पृष्ठभूमि हमें यहाँ दिखाई दे जाती है। प्रेमचंद को केंद्र में रख करके कहानी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंद उत्तर कहानी। इसी के साथ अब हमें ये देखना चाहिए
कि कहानी को अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं, इसके लिए जो शब्द है स्टोरी है, और आजकल जो एक ही बैठक में पढ़ी जाती है दरअसल वही कहानी है। उपन्यास की तरह इसके लिए एक लंबा समय नहीं चाहिए हमें। अब हमें देखना चाहिए कि कहानी की विकास हो गया, कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा क्या है। तो हमें अब समझना चाहिए कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, किन कंपोनेंट से मिलकर के कहानी बनती है, वो कौन कौन से तत्व हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम कथा वस्तु को जानते हैं। किसी भी कहानी का जो प्लॉट होता है उसे हम कथा वस्तु के नाम से जानते हैं कि उसका एक मूल संवेदना क्या है। फिर हम उसका उद्देश्य क्या है कि हम कहानी में अपने नैतिक सम जैसे पहले पंचतंत्र को, हितोपदेश को आप देखते थे, उसमें कोई न कोई एक मैसेज छिपा होता था समाज के लिए। ठीक उसी प्रकार आज भी कहानी का एक उद्देश्य होता है कि किसी न किसी मुख्य बिंदु को वो संप्रेषित करती है। उसके बाद हमारा जो कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है वो है पात्र योजना। किसी कहानी में बहुत अधिक पात्र नहीं होने चाहिए, सीमित पात्र, लेकिन अपनी संवेदना को प्रस्तुत करते हुए आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि संवाद योजना। जो पात्र है, पात्रों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो उनके संवाद से खुलती हैं, हमें समझ में आती है। तो हमें इस प्रकार देखना चाहिए कि जो हमारा संवाद योजना है वो क्या है, संवाद क्या कहता है। उसके बाद हमारा देश काल वातावरण आ जाता है। किसी कहानी का जो परिदृश्य है, किसी कहानी का जो परिवेश है, वो उसके देश काल वातावरण से आता है। जैसे कभी आज़ादी के पहले की कहानी, आज़ादी के बाद की कहानी, आदिकाल की कहानी, मध्यकाल की कहानी, आधुनिक काल की कहानी, यथार्थ की कहानी, कल्पना बोध की कहानी, वर्णनात्मक कहानी, ये बहुत तरह की कहानियां हमारे सामने समाज में प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद इन सभी को जो प्रस्तुत करने का इंस्ट्रूमेंट है वो है भाषा शैली। अलग अलग कहानीकारों की भाषा शैली अलग अलग होता है। शैली का मतलब होता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, शैली मतलब विशेषता। जो चीज जयशंकर प्रसाद लिखेंगे वो अज्ञेय नहीं लिखेंगे, जिस तरह अज्ञेय लिखेंगे उस तरह इलाचंद जोशी नहीं लिखेंगे, जैसा आप प्रेमचंद लिखेंगे वैसा आप जैनेन्द्र नहीं लिखेंगे। उनकी कथानक में कुछ बातें आ सकती हैं, कथा वस्तु हो सकती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी शैलियाँ होती हैं। इसी नाते हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनालिटी होता है जो उसके लेखन में हमें झलकता है। जैसे जब मैं बच्चों की कॉपी जांच करता हूँ तो देखता हूँ प्रश्न वही है, लेकिन उत्तर भी वही है, लेकिन बच्चों की जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। सबके शब्द चयन की क्षमता अलग अलग होती है, इसे हम भाषा शैली कहते हैं। अब ये जो कथानक है इसको भी मुख्य रूप से, क्योंकि कोई भी कहानी है वो चार भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले उसका आरंभ होता है, और आरंभ में उसके बाद उस कहानी का विस्तार होता है, अवरोह होता है, आरोह होता है, कहानी आगे बढ़ती है कि कहानी का मुख्य भाग क्या है। फिर उसकी चरम स्थिति आ जाती है, फल को मतलब आपको पता चल जाता है कि कहानी एंड में क्या हो गया, लेकिन तब तक कहानी चल रही होती है, उसे चरम स्थिति कहते हैं। और अंत में आपको पता चल जाता है कि फल की प्राप्ति हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं। तो ये कहानी के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, इसे हमें समझना चाहिए। अब हमने देख लिया था कि मुख्य रूप से कहानी को भी हम कई भागों में बांट चुके थे, और हम लोगों ने पहले दिन ये चर्चा किया था कि हिंदी की कौन सी कहानी पहली कहानी है। जैसे हमने एक थोड़े समय के लिए मैं आपको थोड़ी देर में ये बता देता हूँ। जैसे राजेंद्र बढ़वालिया ने जमींदार का दृष्टांत कहानी जो है उसे हिंदी की पहली कहानी मानी, जो 1871 की कहानी है, 1871 की कहानी है, जो रेवरेंज जे न्यूटन की कहानी है। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयनी परिणय जो कहानी है 1887 को, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी, इसे कुछ लोग नाटक भी कहते हैं, उपन्यास भी कहते हैं, तो प्रणयनी परिणय इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती जो कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी, उसको मानते हैं। जबकि देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी, माधव स्प्रे की कहानी 1901 में जो आई, उसको मानते हैं। और लक्ष्मी नारायण लाल जो है वो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, जो 1903 में आई। लेकिन इस तरह से हम ये देखते हैं कि कोई हिंदी की मौलिक कहानी क्या है, प्रथम कहानी क्या है, इस सब की चर्चा आगे भी बढ़ती रहती है। लेकिन जो आज आधुनिक शोधों से हमें ज्ञात हुआ है वो
हिंदी की पहली कहानी जिसमें कहानी के तत्व हमें सभी मिलते हैं, जो एक बैठक में पढ़ी जाए, जिसका कथानक हो, जिसका आरंभ हो, जिसका चरम हो, जिसका अवरोह हो, वो सभी तत्व जो मिलते हैं वो एक टोकरी भर मिट्टी में मिलते हैं, जो माधव स्प्रे की कहानी है। तो इस तरह से हम हिंदी की पहली कहानी की चर्चा करते हैं। कल हमने बात भी की थी कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधव स्प्रे की जो पहली कहानी है, दरअसल उस कहानी का कथानक क्या है, उसका चरित्र क्या है, और जमींदार और उसके बीच का जो बड़ा आदमी है, जो पैसे वाला आदमी है, और एक बुढ़िया जो गरीब है, उसकी चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में की। आइए अब हम ये समझते हैं कि ये प्रेमचंद पूर्व कहानी के हालात कैसे हैं। प्रेमचंद पूर्व कहानी को कई बार हमें भूल जाता है, आधुनिक कहानी पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं कि प्रेमचंद पूर्व कहानी क्या है। तो सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व कहानी के लिए हमें ये समझना चाहिए कि 1900 से 1918 तक का जो समय है, दरअसल वो प्रेमचंद पूर्व कहानी है। देखो, इसको हम चार भागों में देख सकते हैं। 1900 से 1918 तक का जो समय माना जाता है साहित्य में, ये द्विवेदी युग का समय माना जाता है। द्विवेदी युग का समय जो है, यही प्रेमचंद पूर्व कहानी का आविर्भाव होता है, क्योंकि भारतेंदु युग में कहानियां बहुत नहीं लिखी गई थी। दो तीन लोग ही थे जो आधुनिक काल में कहानियां लिखे थे। द्विवेदी युग में हिंदी की प्रारंभिक कहानियां सभी कथानक तत्वों को कहानी के तत्वों को ध्यान में रखते हुए लिखना शुरू हुआ और इसे पसंद किया जाने लगा। यद्यपि हिंदी कहानी लेखन की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन है, परंतु हिंदी कहानी उम, का जो आधार पुरानी परंपरा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो आधुनिक हिंदी कहानी है, उसकी परंपरा पुरानी परंपरा से नहीं जुड़ी है, वह एक नई है। हिंदी कहानी संक्षिप्त प्रसंग को लेकर उसकी एक मार्मिक झलक दिखा देने का उद्देश्य लेकर विकसित हुई और बाद में अपनी पूर्ण रचनाकार बन गई। इसमें तथ्य प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्तित्व केंद्रीय घटनाओं के उत्थान पतन और मोक्ष के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन किया जाने लगा। आधुनिक हिंदी कहानी के आविर्भाव के साथ हिंदी नई कहानी को एक नई रचना प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हम जानते हैं कि 1803 में रानी केतकी की कहानी आती है, जिसे भी ईसा अल्लाह खान ने लिखा था, जो आरंभिक कहानियों में इसे देखा जाता है। सदल मिश्र का जो गद्यात्मक रूप से हम देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान, उसे हिंदी की लंबी कहानी के रूप में देखा जाता है। भारतेंदु जी ने भी कुछ आप बीती कुछ जग बीती और एक अद्भुत अपूर्व स्वर्ण, दो कहानियां उन्होंने लिखी थी। अधिकतर कहानियां लंबी हैं और कथा वस्तु दूसरी दूसरी घटनाओं में विभाजित है। इसी गुथने के कारण प्राचीन पद्धति का इस सब में कहानी का प्रयोग मिलता है। इसी नाते इस सब को हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने नए तौर पे आकर के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित गोस्वामी कृत इंदुमती, जो 1900 की हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना। गोस्वामी जी की कहानियों की भाषा की सजावट पर विशेषता का बल है। गोस्वामी जी की कहानियों में भाषा की सजावट पर विशेष बल है। सरस्वती पत्रिका में आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय छपा और बाद में बंग महिला की कहानी दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1909 में काशी से इंदु का प्रकाशन संभव हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानी भा जयशंकर प्रसाद की कहानी भावमयी कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया 1912 में प्रकाशित हुआ। राधिका रमण प्रसाद की कहानी कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुआ। इसी समय तक प्रेमचंद की कुछ कहानियां जवाना पत्रिका में भी उर्दू में प्रकाशित हो चुकी थी। इस समय वे हिंदी की एक ओर उन्मुख हुए जा रहे थे। सरस्वती पत्रिका में ही प्रेमचंद 1916, दुर्गा का मंदिर 1917 जैसी कहानियां प्रकाशित हुई। प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के पृष्ठभूमि को लेकर के लिखी गई कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था बहुत प्रसिद्ध हुई है। इसमें निहित त्यागमय प्रेम का आदर्श भारतीय संस्कृति के उदात्तता के अनुकूल है। इस प्रकार 1900 की जन्मी कहानी उससे 1918 तक
अपने पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो चुकी थी। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व कहानी का अपना एक ढांचा यहाँ तैयार हो जाता है। अब जो दूसरा ढांचा तैयार होता है वो है प्रेमचंद युगीन कहानी के हालात क्या थे। प्रेमचंद युगीन कहानी को समझने के लिए फिर से देखिए कि हिंदी कहानी को कथ्य और शिल्प की दृष्टि से उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम श्रेय दिया जाता है प्रेमचंद और प्रसाद को। प्रेमचंद जीवन की वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा कर रहे थे, जबकि प्रसाद मनुष्य की भीतरी भाव द्वंद्व को व्यक्त करने में लीन थे। प्रेमचंद की कहानियां वर्तमान के दुख दर्द, सहज जीवन, न्याय अन्याय की कहानियां प्रस्तुत हो रही थी, जबकि प्रसाद अतीत की कल्पना के सहारे रम रहे थे। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए। उनकी भाषा बोलचाल की और मुहावरेदार भाषा थी। उसमें उसकी भाषा चुस्त थी और उसमें सजीवता हमें दिखाई देती है। इसके विपरीत प्रसाद की काव्यमयी अलंकृत भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ प्रस्तुत होती है। इन दोनों व्यक्तियों को अब जो केंद्रीय व्यक्तित्व है, एक तरफ आदर्श झलकता है और एक तरफ ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से उस समय की सांस्कृतिक और राजनैतिक चेतना को दिशा दिखाने का काम किया जा रहा था। व्यक्ति को केंद्र में रख करके लिखी जाने वाली कहानियों का उद्भव प्रसाद से हुआ और समाज के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर लिखी जाने वाली कहानियों का उद्भव प्रेमचंद में हमें दिखाई मिलता है। इस प्रकार हमें यही दिखाई दे जाता है कि आगे की जो कहानियां हैं वो दो धाराओं में बट जाएंगी, प्रेमचंद की कहानियां और दूसरी प्रसाद की कहानियां। एक तरफ जिसमें समाज की व्यापकता दिखाई देगी, वहीं दूसरी तरफ जिसमें व्यक्तिगत द्वंद्व दिखाई देगा। प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल की कहानियों के विकास में हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे वाले कथाकार इन्हीं में से किसी एक परंपरा का अनुगमन करते हैं और इस परंपरा के अनुगमन के साथ ही प्रेमचंद की कहानियां अपने आसपास की जिंदगी से जुड़ी हैं और इनकी कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। प्रेमचंद की कहानियों में मुख्य जो कथ्य है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। इनकी कहानियां मानसरोवर 8 खंडों में संग्रहित है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रेमचंद युग की कहानियों के जो हालात हैं, फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की कहानियां बढ़ जाती हैं। यहाँ से हमें प्रेमचंद की कहानी का अध्ययन करना होता है, अनुकरण करना होता है। पिछली क्लास में हमने प्रेमचंद की कहानियों का अध्ययन किया था और देखा था कि उसमें क्या है और कैसे है। इन कहानियों के लिए आज हम पहले दोहरा लेते हैं कि बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा के मंदिर में बूढ़ी काकी, शांति से सवा सेर गेहूं, शतरंज खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग पर, मुक्ति धन प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य की कोड़े, दो सखिया, अलगोज्या, पूस की रात, समर यात्रा, पति से पत्नी, सदगति, दो बैलों की कथा, होली का उपहार, दो बैलों की कथा, ठाकुर के कुएं में ईदगाह, बड़े भाई साहब नशे में बड़े भाई साहब कफन ओढ़कर सो जाते हैं। ये हमने इनकी कहानियों का एक अवलोकन किया था, मूल्यांकन किया था। ये इतना हमने देख लिया था। प्रेमचंद की कहानियों के बाद हमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, 3 कहानियों का अध्ययन किया था। फिर हमारे जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो है जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद की कहानियों में ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पत्थर की पुकार, ममता, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, घीसू, मधुआ पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर, रूप की छाया, ये कहानियां जयशंकर प्रसाद की आती हैं और सालवती इनकी अंतिम कहानी है। फिर वृंदावन लाल वर्मा आ जाते हैं जो ऐतिहासिक कहानियों के जन्मदाता है। शरणागत और कलाकार का दंड। इसके बाद राधिका रमण प्रसाद की कहानी आ जाती है, कानों में कंगना 1913 में, कुसुमांजलि, गांधी की टोपी, सावनी समा
और बिजली कहानी आ जाती है। फिर हम देखते हैं चतुर्सेन शास्त्री, रजकण अक्षत बाहर भीतर, दुखवा आकाश कहूं मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय, हल्दी घाटी। फिर हम आ जाते हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक पर, गल्फ मंदिर, चित्रशाला, चित्रशाला भाग 2, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, रक्षाबंधन, ताई, राहुल सांस्कृत्यायन की कहानी आ जाती है, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, शिव पूजन सहाय की कहानी आती है, महिला महत्व कहानी का पलाट। उसके बाद आ जाते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी कहानियां अंजलि, झलमला, कलक रेखा है। उसके बाद बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन आ जाते हैं, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनवट, नगीने, झरोके, हार की जीत, सच्ची शांति, कवि की स्त्री। इसके बाद आ जाते हैं चंडी प्रसाद हृदयेश, उन्मादिनी, प्रेम पुष्पांजलि, नंदन निकुंज। भगवती प्रसाद वाजपेयी आ जाते हैं हमारे पास, और भगवती प्रसाद वाजपेयी क्या कहते हैं कि मधुपर्क, दीपमालिका, हिल्लोल, अंगारे, टिकुली, छद्म गति। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी आती है, चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियां, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, निर्लज्जा, दोजक की आंख, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है, उसकी मां। ये कहानियां हमें पांडे बेचन शर्मा उग्र की आती हैं। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी आ जाती है, लिली, सखी, सुकुल की बीबी, श्रीमती गजानंद शास्त्री। फिर भगवती चरण वर्मा आते हैं, दो बाके, इंस्टॉलमेंट, प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चा बंदी। अब यहां तक, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रेमचंदोत्तर कहानी, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे कि प्रेमचंद के बाद की जो कहानियों का विन्यास है उनकी चर्चा। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और तब फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, इस आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई?